दोनों को दोषी मानता हूं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं दिलीप भाई के पास आता हूं। दिलीप भाई, छोटे मोटे रूप में मैं भी व्यवस्था का हिस्सा रहा हूं और मैंने उस हिस्सेदारी में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं जिनसे सरकार कांपती थी, यानी कि राजनीतिक सरकार कांपती थी। उनमें से एक टीएन शेषन भी आए हैं जो मुझे लगता है कि बुलंद आवाज में बातें किया करते थे। उन्हीं में से एक मुंबई के एक पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो भी होते थे। अनगिनत नाम है, मैं आपको लाइन से बता सकता हूं, जो शायद किसी भी किस्म के जो इलीगल ऑर्डर्स थे या अनैतिकता उन्हें नजर आई तो उसके सामने खड़े हो जाते थे और सरकारें हिल जाती थी। आगे जो राजनेता थे, मंत्री हिल जाते थे, प्रधानमंत्री हिल जाते थे, नहीं भाई इसको कुछ मत करो, मुश्किल हो जाएगा, यहां से पार पाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं दिलीप भाई। लेकिन जिस ढंग से अब बिना बैकबोन की जुडिशरी और मशीनरी सब कुछ है, जुडिशरी भी उसी में से आ जाती है, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो जिस ढंग से झुकी हुई तो आपके सामने है, और चुनाव आयोग है, ब्यूरोक्रेसी है, कोई अंग तो बचा ही नहीं है। विश्वास किस पे करे, कौन खड़ा होगा अल्टीमेटली? और शायद इस बात को आरएसएस और मोदी जी यानी कि बीजेपी पहचानती है कि भारत के अंदर लॉयल्टी की कमी नहीं है साहब। राजा के प्रति जो लॉयल लोग हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप कुछ भी कर लीजिए। भारत में 1200 साल की गुलामी तो मोदी जी कहते हैं ना, हम 1200 साल गुलाम थे, डीएनए में चली गई है सर। हम अपनी बात, हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी के खिलाफ कुछ करो, लेकिन न्याय के पक्ष में तो रहो, वो आवाज तो उठाओ। दिलीप भाई, बिल्कुल सही बात आपने जो बात कही, मुझे लगता है वो सोचने लायक है। टीएन शेषन का नाम हमेशा लिया जाता है चुनाव के बारे में, या तो चुनाव आयोग के बारे में, या तो आचार संहिता के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, टीएन शेषन का नाम जरूर लिया जाएगा। हम भारत के इलेक्शन कमीशन का हिस्ट्री देखेंगे तो जो पहले कमिश्नर थे रॉय, उनको भी हम याद करते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ व्यवस्था इस तरह से की थी कि हर 5 साल हम ठीक ठाक से उसका पूरा इंतजाम कर सके। किस तरह से वो टीन के बॉक्स बनाए गए, फिर वो बॉक्स को 5 साल तक प्रिजर्व किया गया। अलग अलग दूर दराज गांव में जाके भी कैसे केंद्र हम खोल सकते हैं, ये सब बातें हमने सुनी है, हम उनको रिपीट करते आए हैं। दुख की बात यह है, सेशन से पहले कोई नाम नहीं है और सेशन के बाद कोई ऐसा नाम नहीं आया जिसको हम याद कर सके। तो ये बड़ी विडंबना है कि ऐसा कोई ऑफिसर नहीं आता, क्योंकि कायदे कानून तो वही है। अगर कोई ऑफिसर चाहे तो अपने नियमों का पालन जरूर करवा सकता है, लेकिन नहीं आया। वो क्यों नहीं आया ये सोचना चाहे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज एक स्थिति ऐसी बनी है, इसकी वजह से शायद कोई ऑफिसर हिम्मत नहीं करता। आज किसी नेता ने कुछ बोल दिया, किसी एक पार्टी के नेता ने कुछ गलत बयानबाजी कर दी, तो फिर महत्व उनका नहीं रहता कि क्या बोला, किस संदर्भ में बोला, उन्होंने माफी मांग ली या गलती हुई इस तरह बता दिया। मामला ये है कि यही बात को उनका जो अपोजिट पार्टी है उनके सामने जो लड़ रहा है, वो किस तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। देखो, हमें गालियां दी जा रही है और उसको पूरा मामला इस तरह से चलाया जाएगा कि आखिर उनको फायदा हो जाएगा। मतलब किसी ने कोई बोला, वो मामला तो साइड में रह जाता है, अगर आपने उसका फायदा किस तरह से उठाया, ये बात महत्वपूर्ण हो गई है। तो हम तो देखते रह जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, अब ठीक है, अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस मुद्दा का तो महत्व ही नहीं रहा। सामने पक्ष है वो भी बोलता है जहर की बात, दोनों साइड से हुई पॉइजनस बातें, दोनों साइड से हुई। एक पार्टी फायदा उठा रही, एक पार्टी फायदा नहीं उठा रही। मतलब कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है भारत के इलेक्शंस में। मेन मुद्दे पे बात नहीं होती, अलग मुद्दे पे बात होती। तो ऐसे में आचार संहिता को कौन याद करेगा? आचार संहिता सिर्फ नाम की रह गई है। अगर कोई ने कंप्लेन भी की आचार संहिता का नाम लिए तो रजिस्टर हो जाएगी। ऑफिसर है जिसके खिलाफ हुई है एप्लीकेशन, उनसे जवाब मांगेंगे, तब तक तो इलेक्शन पूरा हो गया होगा, रिजल्ट आ गए होंगे, जिसको सत्ता मिलनी थी वो मिल गई होती और बात खत्म हो जाती।
मतलब यह है कि कुछ इस तरह का मैसेज गया कि अगर आप कुछ करना भी चाहो तो कुछ कर नहीं पाते, कुछ करोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, और एंड रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आने वाला, रिजल्ट तो वही आने वाला जो आने वाला है। शायद मुझे लगता है ऐसे ऐसा सोच के कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा। विजय, हमारे जो हमारे पहले गेस्ट ने, नागर जी ने जो कहा वो भी इंपॉर्टेंट है। धर्म का मामला दोनों पार्टी उठा रही है। अब मुझे लगता है हमें व्याख्या करनी होगी। हम ये मानते हैं कि सांप्रदायिक बातें, धर्म की बातें, कास्ट की बातें, उसके नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए। तो क्या अगर हम ये कहे कि जब आप वोट देने जाओ तब जय बजरंग बली बोलना, तो ये क्या धर्म का मामला नहीं है क्या? वोट लेने के लिए ये धर्म का इश्यू इस्तेमाल नहीं हुआ, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। और एक पार्टी है वो कहती है हम मंदिर बनवाएंगे बजरंग बली के, क्या वो भी धर्म का इस्तेमाल नहीं है इलेक्शन में? तो ये हम तो सोचते हैं शायद है, धर्म का मामला तो है, दोनों पार्टियों की ओर से हो रहा है। तो अब इसके खिलाफ कार्यवाही कौन करेगा? चुनाव आयोग को करना चाहिए, वो नहीं कर रहा। धीरे धीरे हमने चुनाव आयोग का इंपॉर्टेंस कम होते देखा। गुजरात में तो जब हम अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ लास्ट साल, हम तो देखते ही रह गए। मैंने गुजराती चैनलों में और एक दो हिंदी चैनलों में भी ये कहा था, नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन जो होता है वो सरकारी तंत्र करवाती है, सरकार का जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्शन करवा देता है। वो इलेक्शन कमीशन नाम की चीज है, ऐसा शायद गुजरात के नए जो युवान है उनको पता ही नहीं चला होगा। इतनी बुरी हालत गुजरात में थी। तो ये बहुत चिंता करने वाली बात है। कुछ भी नहीं हो रहा, आचार संहिता के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ भी बोल देता है, फिर भी नहीं होता। अगर आप जाके कंप्लेन भी कर दो फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या किया जाए? तो सिर्फ आचार संहिता का मामला नहीं, मुझे लगता है 75 साल हो गए हमारे देश में, सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, हमारे स्पीकर की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका, इलेक्शन खत्म हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद प्री पोल अलायंस है, अगर उनको बहुमत नहीं मिलता है तो फिर क्या किया जाए? पोस्ट पोल अलायंस होता है तो फिर क्या सोचा जाए? सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट करना ही है, कितने दिनों में उनको बहुमत साबित करने का समय देना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है सिर्फ कर्नाटक में क्या हो रहा है और इस इलेक्शन में क्या हो रहा है उसके बजाय एक ओवरऑल डिबेट ये भी करनी होगी। 75 साल के बाद हमने बहुत सारे इलेक्शंस किए, राज्यों में भी बहुत इलेक्शंस हुए, उसका कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। तो एक हमें ओवरऑल सोचना होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने, सभी पार्टियां को चांस मिले। इसमें मैं मानता हूं इलेक्शन फंड किस तरह से इकट्ठा किया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला क्या है, एक पार्टी को 800 करोड़ मिलता है, दूसरी पार्टी को 100 करोड़ मिलता है और बाकी पार्टियों को 10-20 करोड़ मिलता है, तो ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बहुत सारी बातें हो गई है। ये कर्नाटक इलेक्शन के बहाने मुझे लगता है उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। और मैं मानता हूं सभी मेहमान यही बात करेंगे, कर्नाटक में हमने देखा आचार संहिता का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, और इसको किसी को चिंता भी नहीं दिख रही है। दोनों पार्टियों धर्म के मामले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्नाटक इलेक्शन में जो हो, इलेक्शन ना हो तभी भी मुझे लगता है इस डिबेट को छेड़ना होगा। हमारी पूरी जो व्यवस्था है इलेक्शन रिलेटेड, इलेक्शन डिक्लेयर हो, वहां से लेके इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए और नई सरकार का फॉर्मेशन हो, उस जो पूरी एक प्रक्रिया है उसके बारे में हमें नए ढंग से सोचना होगा। अब तक हमने देखा किस तरह से पार्टियां इसमें से अपना लाभ ले लेती है, वो सबको ख्याल में रखते बहुत सारे हमें चेंजेस करने होंगे। मुझे लगता है वो डिबेट की ओर हमें जाना होगा।